हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्रोमेटोग्राफी, पोलैरोग्राफी, स्पेक्ट्रोमेट्री, इनके कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड है। सो ये आपकी अपकमिंग एफडीए एंड आरआरबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Which of the following statements is correct about dropping mercury electrode? इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है about dropping mercury electrode? तो हमने ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड के बारे में क्या क्या देखा था, क्या होता है ये। तो एक तो इसका पोलैरोग्राफी में यूज़ करते हैं, ये पोलराइजेबल होता है। देन इसका स्मॉल सरफेस एरिया होता है ना, इसका सरफेस एरिया कम होता है। सो ये माइक्रो इलेक्ट्रोड होता है। और क्या देखा था, तो ये एक्ट करता है एज ए कैथोड। देन हमने कौन से इलेक्ट्रोड के बारे में देखा था जो एक्ट करता है एज एन एनोड। तो ये हमने मर्क्यूरी पूल के बारे में देखा था ना, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, ये एक्ट करता है एज एन एनोड। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। देन ये नॉन पोलराइजेबल होता है, इसका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये सब हमने देखा था ना मर्क्यूरी पूल के बारे में। तो यहाँ पे पूछा है डीएमई के बारे में, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड के बारे में। तो क्या ऑप्शंस में दिया है, तो डीएमई इज पोलराइजेबल, ये करेक्ट है। डीएमई इज माइक्रो इलेक्ट्रोड, तो इसका स्मॉल सरफेस एरिया होता है, ये माइक्रो इलेक्ट्रोड होता है, ये भी करेक्ट है। देन डीएमई एक्ट एज ए कैथोड, तो ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। ठीक है, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पोलैरोग्राफी टू एलिमिनेट माइग्रेशन करंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड? NaCl, KCl, NaOH और KOH किसका यूज करते हैं पोलैरोग्राफी में टू एलिमिनेट माइग्रेशन करंट? ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या यूज करेंगे, तो पोलैरोग्राफी में माइग्रेशन करंट को सप्रेस कराने के लिए, एलिमिनेट कराने के लिए यूज करते हैं सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स का। क्या होता है ये, तो पोटेशियम क्लोराइड, KCl, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। KCl इज यूज्ड टू एलिमिनेट माइग्रेशन करंट इन पोलैरोग्राफी, ये होता है सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड हेल्प्स टू फाइंड आउट एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास, अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नन ऑफ द अबव। मास स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड हेल्प्स टू फाइंड आउट, किसके डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रम का? तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ना किस लिए यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, तो मॉलिक्यूलर मास के डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं ना मास स्पेक्ट्रोमेट्री का। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। प्रीवियस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन देखा था ना, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है इसमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, तो इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करते हैं ना, बम्बार्डिंग द सैंपल विथ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, किस लिए, टू प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज आयंस। केमिकल आयनाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं। इसमें सबसे पहले मॉलिक्यूल को गैसियस फेज में कन्वर्ट करके उस पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्ड करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैं आपको बताता हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं। ये सभी क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आपके कवर करता हूँ। ठीक है, देन अनसैचुरेशन के लिए किसका यूज करते हैं, हमने देखा था ना अनसैचुरेशन क्या होता है, तो डबल बॉन्ड। एंड डबल बॉन्ड को डिटरमाइन करने के लिए, अनसैचुरेशन को डिटरमाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो यूवी का यूज करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय पोलैरोग्राफी इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लिमिटिंग करंट, डिफ्यूजन करंट, नन ऑफ द अबव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में पूछा है, किस पे बेस रहता है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस? तो देखो पोलैरोग्राफी में एक तो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड दूसरा होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। हमने पोलैरोग्राफी का ग्राफ देखा था ना, पोलैरोग्राम कैसे रहता है, तो यहाँ पे करंट होता है, यहाँ पे पोटेंशियल होता है, ये ऐसे ग्राफ प्लॉट होता है ना, ये रहता है आपका रेसिडुअल करंट, देन ये रहता है आपका डिफ्यूजन करंट एंड ये रहता है लिमिटिंग करंट। एंड इनमें से क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेस होता है ऑन डिफ्यूजन करंट। Quantitative analysis by polarography is based on this diffusion current.
एंड जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है इट इज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस रहता है? तो इट इज बेस्ड अपॉन हाफ वेव पोटेंशियल। ये बेस्ड ऑन रहता है हाफ वेव पोटेंशियल पे। क्या होता है ये हाफ वेव पोटेंशियल? तो इस डिफ्यूजन करंट का जो हाफ होता है ये होता है हाफ वेव पोटेंशियल। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वालिटेटिव एनालिसिस इज बेस्ड ऑन हाफ वेव पोटेंशियल। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय पोलैरोग्राफी इज बेस्ड ऑन डिफ्यूजन करंट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिमूवल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मॉलिक्यूल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमेंट आयन, मेटास्टेबल आयन, मॉलिक्यूलर आयन, रीअरेंजमेंट आयन। रिमूवल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मॉलिक्यूल, इसका फॉर्मेशन होता है, अगर हम मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं क्या होता है? तो इसे मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और क्या बोलते हैं इसे? तो पेरेंट आयन भी बोला जाता है इसे, पेरेंट आयन, मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डिटेक्टर इन आईआर? किसका यूज करते हैं एज ए डिटेक्टर इन आईआर? फोटो मल्टीप्लायर, गोले सेल, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। यूज्ड एज डिटेक्टर इन आईआर। तो आईआर के डिटेक्टर्स कौन से हैं? तो इसमें बोलोमीटर आता है, देन गोले सेल आता है, देन थर्मोकपल आता है। इनका यूज करते हैं एज ए डिटेक्टर इन आईआर। ऑप्शंस में हमें क्या दिया है? तो फोटो मल्टीप्लायर, गोले सेल, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। गोले सेल, बोलोमीटर एंड थर्मोकपल का यूज करेंगे एज ए डिटेक्टर इन आईआर। क्या होता है ये गोले सेल? तो ये फोटो एकॉस्टिक डिटेक्टर होता है ना, फोटो एकॉस्टिक डिटेक्टर होता है ये एक गैस फील्ड चेंबर होता है विथ ए सेमी ट्रांसपेरेंट फिल्म दैट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन एंड हीट्स द गैस। इसमें एक सेमी ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है जो एब्जॉर्ब करती है आईआर रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोलैरोग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन इलेक्ट्रो-रिड्यूसिबल सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग करंट वर्सेस वॉल्यूम, करंट वर्सेस पोटेंशियल, रेजिस्टेंस वर्सेस टाइम, पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम। क्या होता है पोलैरोग्राम? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, इसमें यहाँ पे करंट होता है, यहाँ पे पोटेंशियल होता है, या ऐसे ग्राफ देखा था ना हमने। ये होता है रेसिडुअल करंट, देन ये होता है डिफ्यूजन करंट, ये होता है लिमिटिंग करंट। ये डिफ्यूजन करंट का हाफ हमने क्या देखा था? तो हाफ वेव पोटेंशियल, ई हाफ होता है ना, ये हमने देखा था ना। क्वालिटेटिव एनालिसिस इज बेस्ड ऑन ई हाफ, हाफ वेव पोटेंशियल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? पोलैरोग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन इलेक्ट्रो-रिड्यूसिबल सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग करंट वर्सेस पोटेंशियल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्वेंट कॉमनली यूज्ड इन एनएमआर इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। कौन से सॉल्वेंट का यूज करते हैं? क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सॉल्वेंट कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं ना, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एनएमआर में कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट। देन हमने एनएमआर पे और कौन सा क्वेश्चन देखा था? कौन से रेफरेंस कंपाउंड का यूज करते हैं इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। रेफरेंस कंपाउंड यूज्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो टीएमएस होता है ना। क्या होता है टीएमएस? टेट्रामिथाइल सिलेन। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री मॉलिक्यूल्स आर बम्बार्डेड विथ, तो बहुत बार अभी हमने ये डिस्कस किया क्या होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। तो इसमें मॉलिक्यूल को गैसियस फेज में कन्वर्ट करते हैं, मॉलिक्यूल को आयनाइज करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं, बम्बार्डिंग द सैंपल विथ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। किस लिए? टू प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज आयंस। तो कौन से ऑप्शन में दिया है? तो बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मॉलिक्यूल्स आर बम्बार्डेड विथ बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड म्यूलिंग एजेंट इन आईआर, CHCl3, न्यूजॉल, हेक्साक्लोरोब्यूटाइडिन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑयल। मोस्ट कॉमनली यूज्ड म्यूलिंग एजेंट इन आईआर क्या होगा? तो ये न्यूजॉल होता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या होता है न्यूजॉल? तो ये मिनरल ऑयल होता है ना, मिनरल ऑयल होता है न्यूजॉल। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, न्यूजॉल इज मिनरल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाफ वेव पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑफ concentration of electroactive species, nature of supporting electrolyte, dissolved oxygen, nature of electroactive species. हाफ वेव पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑफ, तो क्या देखा हमने हाफ वेव पोटेंशियल, ई हाफ होता है ना, हमने पोलैरोग्राफी का ग्राफ देखा था ना, यहाँ पे करंट होता है, यहाँ पे पोटेंशियल होता है, ये यहाँ पे रेसिडुअल करंट होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन करंट होता है, यहाँ पे लिमिटिंग करंट होता है, एंड डिफ्यूजन करंट के हाफ पे होता है ना आपका ये ई हाफ, हाफ वेव पोटेंशियल, इसलिए यूज होता है ये तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। एंड इट इज डिपेंडेंट ऑफ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज, इस पे डिपेंडेंट होता है क्या ये, तो नहीं होता। नेचर ऑफ सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट पे भी नहीं होगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पे भी नहीं होता, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज पे डिपेंड होता है। हाफ वेव पोटेंशियल, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The inert gas used in the ionization stage of mass spectrometry is helium, argon, xenon और मीथेन। कौन से इनर्ट गैस का यूज करते हैं आयनाइजेशन स्टेज में मास स्पेक्ट्रोमेट्री के, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। इसमें मॉलिक्यूल को आयनाइज करते हैं, मॉलिक्यूल को गैसियस फेज में कन्वर्ट करते हैं, एंड इस केमिकल आयनाइजेशन के लिए यूज करते हैं मीथेन का। कौन से ऑप्शन में है मीथेन, तो हीलियम, आर्गॉन, जेनॉन, मीथेन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्वेंट नॉट यूज्ड इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज, किसका यूज नहीं करते एज ए सॉल्वेंट इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड और वाटर। नॉट यूज्ड इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसका यूज नहीं करते ना आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पीक दे देते हैं। तो वाटर क्या होता है, H2O, इसमें हाइड्रोजन होता है ना, सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। वाटर इज नॉट यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन पोलैरोग्राफी इज ड्रॉपिंग मर्क्यूरी, मर्क्यूरी पूल, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा देखा था हमने, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। तो मर्क्यूरी पूल होता है ना रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और कौन सा देखा था हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो सैचुरेटेड कैलामल इलेक्ट्रोड भी आता है ना रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स में। क्या दिया है मैं ऑप्शंस में, तो ड्रॉपिंग मर्क्यूरी, मर्क्यूरी पूल, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। और क्या देखा था हमने मर्क्यूरी पूल के बारे में, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, देन ये नॉन पोलराइजेबल होता है ना, देन ये एक्ट करता है एज एन एनोड। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है मर्क्यूरी पूल के। ठीक है, ये होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन पोलैरोग्राफी। देन दूसरा कौन सा इलेक्ट्रोड होता है पोलैरोग्राफी में, तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। ये कौन सा होता है, तो ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड होता है ना इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इसके बारे में हमने क्या देखा था, तो इसका सरफेस एरिया कम होता है, देन ये एक्ट करता है एज ए कैथोड, ये पोलराइजेबल होता है, एंड ये माइक्रो इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर इज डिजाइन टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, टू वेपराइज कंपाउंड्स ऑफ वेरिंग वोलेटिलिटी, टू प्रोड्यूस आयंस फ्रॉम द न्यूट्रल कंपाउंड्स इन द वेपर फेज, टू सेपरेट आयंस अकॉर्डिंग टू देयर मास ओवर चेंज रेशियो एंड टू रिकॉर्ड देम, और ऑल ऑफ द अबव। क्या होते हैं फंक्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने देखा था ना मॉलिक्यूल को गैसियस फेज में कन्वर्ट करते हैं, सो टू वेपराइज कंपाउंड्स ऑफ वेरिंग वोलेटिलिटी, ये इसका फंक्शन होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर का। देन टू प्रोड्यूस आयंस फ्रॉम द न्यूट्रल कंपाउंड्स इन द वेपर फेज, तो मॉलिक्यूल को आयनाइज करते हैं ना इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करते हैं टू प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, केमिकल आयनाइजेशन होता है ना इसमें, सो ये भी हो जाएगा फंक्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। देन टू सेपरेट आयंस अकॉर्डिंग टू देयर मास ओवर चार्ज रेशियो एंड टू रिकॉर्ड देम, ये भी होता है फंक्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये सभी होते हैं फंक्शंस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन पोलैरोग्राफी टू सप्रेस डिफ्यूजन करंट, माइग्रेशन करंट, कन्वेंशन करंट, लिमिटिंग करंट। किस लिए यूज करते हैं सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का इन पोलैरोग्राफी, तो ऐसा ही हमने प्रीवियस क्वेश्चन एक देखा था। कौन सा सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट देखा था हमने, तो पोटेशियम क्लोराइड देखा था ना,
इसका यूज करते हैं एज ए सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। किस लिए इसका यूज करते हैं? तो माइग्रेशन करंट को एलिमिनेट करने के लिए, माइग्रेशन करंट को सप्रेस करने के लिए इसका यूज करते हैं ना इन पोलैरोग्राफी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन पोलैरोग्राफी टू सप्रेस टू एलिमिनेट माइग्रेशन करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस्ड पैलेट टेक्निक फॉर सैंपल प्रिपरेशन इन IR इन्वॉल्व द यूज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, नन ऑफ द अबव। प्रेस्ड पैलेट टेक्निक फॉर सैंपल प्रिपरेशन इन IR, किसका यूज होता है इसमें? तो होती क्या है ये प्रेस्ड पैलेट टेक्निक? तो इसमें पाउडर्ड सैंपल के स्मॉल अमाउंट को मिक्स कर देते हैं विद ए पाउडर्ड अल्कली हैलाइड, देन इसे प्रेस करते हैं इनटू पैलेट यूजिंग पैलेट डाई एंड प्लेस करते हैं इनटू पैलेट होल्डर। एंड कौन सा होता है मोस्ट कॉमनली यूज अल्कली हैलाइड? तो ये होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं इसके लिए। कौन से ऑप्शन में है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रेस्ड पैलेट टेक्निक फॉर सैंपल प्रिपरेशन इन IR इन्वॉल्व द यूज ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड। इसमें पाउडर्ड सैंपल को मिक्स कर दिया जाता है विद ए पाउडर्ड पोटेशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पोलैरोग्राफी apparatus डैश इज जनरेटेड? पोलैरोग्राम, पोलैरोग्राफ, पोलैरोमीटर, पोलैरोस्कोप। क्या जनरेट होता है इन पोलैरोग्राफी apparatus? तो इसमें दो टर्म्स आपकी इंपॉर्टेंट है। एक होता है पोलैरोग्राम। पोलैरोग्राम क्या होता है? तो जो ग्राफ प्लॉट होता है उसे बोला जाता है पोलैरोग्राम। एंड पोलैरोग्राफी में जो apparatus यूज करते हैं उसे बोला जाता है पोलैरोग्राफ। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? तो पोलैरोग्राफी apparatus पोलैरोग्राफ हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। apparatus होता है पोलैरोग्राफ एंड जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उसे बोला जाता है पोलैरोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट द प्रोटॉन्स जनरेटेड ए सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड विच ऑपोजेस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, द प्रोटॉन इज सेड टू बी। तो जो प्रोटॉन्स के बाजू में रोटेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। एंड अगर हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो उसे अपोज करता है। तो क्या बोलते हैं ऐसे प्रोटॉन को? अगर सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड अपोजेस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, द प्रोटॉन इज सेड टू बी। तो इसे बोला जाता है शील्डेड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। द प्रोटॉन इज सेड टू बी शील्डेड। एंड अगर ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड रीइंफोर्स करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, तो उस प्रोटॉन को क्या बोलते हैं? देन द प्रोटॉन इज सेड टू बी, तो उसे बोलेंगे डी शील्डेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन पोलैरोग्राफी हाफ वेव पोटेंशियल इंडिकेट्स क्वालिटी ऑफ कंपाउंड, क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। हाफ वेव पोटेंशियल क्या देखा था हमने? ई हाफ किसके लिए यूज करते हैं? तो इससे क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है ना। सो हाफ वेव पोटेंशियल इंडिकेट्स क्वालिटी ऑफ कंपाउंड। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मास स्पेक्ट्रा द मोस्ट इंटेंस पीक इज बेस पीक, मेटास्टेबल आयन पीक, फ्रेगमेंट आयन पीक, रीअरेंजमेंट आयन पीक। मोस्ट इंटेंस पीक क्या होता है? तो किसकी होती है 100% इंटेंसिटी? मोस्ट इंटेंस पीक बेस पीक होता है ना। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इन मास स्पेक्ट्रा द मोस्ट इंटेंस पीक इज बेस पीक, इसकी होती है 100% इंटेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ स्मॉल सैंपल ऑफ मिक्सचर, प्लांट पिगमेंट्स, डाई स्टब्स और ऑल। इनमें से किसकी सेपरेशन के लिए यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का? तो हमने देखा था ना क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो ये सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होता है ना क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज ए टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर by passing it in a solution in which the components move at different rates। जो मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं ये ट्रैवल करते हैं एट डिफरेंट स्पीड्स एंड इसी टेक्निक का यूज करके उन्हें सेपरेट करते हैं फ्रॉम वन अनदर। हमने देखा था ना इसमें स्टेशनरी फेज होता है, देन मोबाइल फेज होता है, मोबाइल फेज मूव होता है एंड स्टेशनरी फेज स्टैटिक होता है, ये मूव नहीं होता। एंड स्टेशनरी फेज में भी सॉलिड और लिक्विड एंड मोबाइल फेज में भी लिक्विड और गैस। और क्या देखा था हमने क्रोमेटोग्राफी के बारे में? तो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी होती है, देन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी होती है। नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज होता है आपका नॉन पोलर एंड स्टेशनरी फेज होता है पोलर एंड इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है रिवर्स फेज में।
इसमें मोबाइल फेज होता है पोलर एंड स्टेशनरी फेज होता है नॉन पोलर। देन हमने जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में क्या देखा था, तो इसमें सेपरेशन होता है मॉलिक्यूल्स का ऑन द बेसिस ऑफ साइज। लार्जर मॉलिक्यूल्स फर्स्ट इल्यूट होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाद में इल्यूट होते हैं। साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी होती है ना, इसमें आता है जेल फिल्ट्रेशन एंड जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। देन हमने प्लेनार क्रोमेटोग्राफी में क्या देखा था, तो इसमें आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड दूसरा आता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल होता है एड्जॉर्प्शन एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल होता है पार्टीशन। देन हमने देखा था आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इसे यूज करते फॉर सेपरेशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स की सेपरेशन के लिए यूज करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का। देन हमने देखा था एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, प्रोटीन के सेपरेशन में इसका यूज करते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का। ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, इसका यूज करते फॉर सेपरेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स फ्रॉम द मिक्सचर। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी पे। देन हमने गैस क्रोमेटोग्राफी के डिटेक्टर्स देखे थे, डिटेक्टर्स यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी। क्या देखा था, तो कैथेरोमीटर जिसे बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। देन इसमें आता है अर्गोन आयनाइजेशन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। देन इसमें आएगा फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन इथेनॉल, डाइथाइल ईथर, इथाइल क्लोराइड, ट्राइथिलामाइन। किसमें होती है मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड ये होता है ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन बिटवीन ए हाइड्रोजन एटम एंड ए मैक्सिमम होता है इथेनॉल में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इन इथेनॉल हाइड्रोजन इज बाउंड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू इमिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनेल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन। टू इमिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय, इसका यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, तो इसके लिए यूज करते हैं सेपरेटिंग फनेल का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये जो इमिसिबल लिक्विड्स है ये एक दूसरे के साथ में मिक्स नहीं होते, ये फॉर्म कराते हैं डिस्टिंक्ट लेयर्स। जैसे ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर होता है ना, ये इमिसिबल होता है एंड ऐसे इमिसिबल लिक्विड्स के सेपरेशन के लिए यूज करते हैं सेपरेटिंग फनेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नैप्थेलिन इज ए वोलेटाइल सॉलिड, इट इज बेस्ट प्यूरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन। किसका यूज करते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ नैप्थेलिन, जो होता है वोलेटाइल सॉलिड। तो नैप्थेलिन की प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं सब्लिमेशन का। ऑप्शन बी। क्या होता है सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच ए पर्टिकुलर सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। लिक्विड में कन्वर्ट ना होके सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेज में कन्वर्ट होता है सब्लिमेशन में। एंड ए नैप्थेलिन वोलेटाइल होता है, ये सब्लिमेट होता है एट रूम टेम्परेचर विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ए मिक्सचर ऑफ नैप्थेलिन एंड बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन। ए मिक्सचर ऑफ नैप्थेलिन एंड बेंजोइक एसिड, इसका यूज करके सेपरेट किया जाता है। तो इसमें जो नैप्थेलिन होता है ये होता है वोलेटाइल एंड बेंजोइक एसिड होता है नॉन वोलेटाइल। सो इनकी सेपरेशन के लिए यूज करते हैं सब्लिमेशन का। ऑप्शन बी। हमने देखा था ना प्रीवियस क्वेश्चन में सब्लिमेशन क्या होता है, तो इसमें सॉलिड कन्वर्ट होता है डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। एंड ए नैप्थेलिन वोलेटाइल होता है, ये सब्लिमेट होता है एट रूम टेम्परेचर विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। सो मिक्सचर ऑफ नैप्थेलिन एंड बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Essential constituent of all organic compound is नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन और हाइड्रोजन। सभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है इनमें से, तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट होता है ना, यही होता है आपका इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कार्बन पे और क्या पूछा जाता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर पूछा जाता है, कितना होता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, कौन से ग्रुप में आता है कार्बन, तो ये आता है आपके ग्रुप 14 में। ये भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14। देन नाइट्रोजन किस में आता है, तो ये आता है ग्रुप 15 में नाइट्रोजन। देन आपका फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, देन बिस्मथ,
ये सभी आते हैं ग्रुप 15 में। देन सल्फर किस में आता है, तो सल्फर आता है ग्रुप 16 में। सल्फर, देन सिलेनियम, ऑक्सीजन, देन पोलोनियम, टेलुरियम, ये सभी आते हैं ग्रुप 16 में। देन हाइड्रोजन किस में आता है, तो ग्रुप 1 में आता है ना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, देन सोडियम, पोटेशियम, देन आपका आएगा रूबिडियम, सीसियम, देन लिथियम, ये सभी आते हैं ग्रुप 1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डैश गैस इज यूज्ड एज एन इल्यूमिनेटिंग गैस, इनमें से कौन सा है एन इल्यूमिनेटिंग गैस, मिथाइल, प्रोपेन, ब्यूटीन, इथाइन। तो इनमें से इल्यूमिनेटिंग गैस हो जाएगा आपका प्रोपेन, ऑप्शन बी। प्रोपेन गैस इज यूज्ड एज इल्यूमिनेटिंग गैस। प्रोपेन क्या होता है, C3H8 प्रोपेन। देन मिथाइल क्या है, CH3 मिथाइल। ब्यूटीन क्या है, C4H8 ब्यूटीन। देन इथाइन क्या है, तो C2H2 इथाइन। इथाइन इज ऑल्सो नोन एज एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन इथाइन, C2H2। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द शेप ऑफ एसिटाइलिन मॉलिक्यूल इज लीनियर, प्लेनर, पिरामिडल, टेट्राहेड्रल। शेप ऑफ एसिटाइलिन मॉलिक्यूल, तो अभी हमने देखा ना एसिटाइलिन होता है इथाइन, क्या होता है C2H2। एंड इस एसिटाइलिन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में ईच कार्बन एटम अंडरगोज sp हाइब्रिडाइजेशन and two sp hybridized orbitals of each carbon atom align themselves at an angle of 180 to minimize the repulsions। रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए हर एक कार्बन एटम अपने आप को अलाइन करता है एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री एंड द बॉन्ड एंगल इन sp hybridization is 180 degrees, so acetylene molecule has linear geometry। एसिटाइलिन मॉलिक्यूल होता है लीनियर इन शेप, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मिथेनॉल एंड एसीटोन कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन। मिथेनॉल एंड एसीटोन कैन बी सेपरेटेड बाय, तो इनकी सेपरेशन के लिए यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, ऑप्शन ए। क्यों यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो ये होता है 338 केल्विन। एंड एसीटोन का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये होता है 330 केल्विन। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स एक दूसरे से बहुत नज़दीक है, इसलिए इनके सेपरेशन के लिए यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द कंपाउंड C6H12O4 कंटेन्स 22 atoms per mole, twice the mass percent of H as compared to the mass of percent of C, 6 times the mass of percent of C as compared to the mass of percent of H, thrice the mass percent of H as compared to the mass percent of O। The compound C6H12O4 contains, तो कार्बन का मोलार मास कितना है, तो कार्बन का होता है 12 ग्राम्स पर मोल। देन हाइड्रोजन का कितना होता है, तो हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। तो इस कंपाउंड में कार्बन का मोलार मास कितना हो जाएगा, तो C6 है, सो 6 इंटू 12, 12 6 आर 72। देन इसमें हाइड्रोजन का मोलार मास कितना हो जाएगा, तो H12 है, सो 12 इंटू ये 1, कितना 12 इंटू 1 12। देन ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो O4, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 16, 16 4 आर 64। तो अभी ऑप्शन चेक करो, 22 एटम्स पर मोल, तो ये नहीं होगा। ट्वाइस द मास परसेंट ऑफ H एज कंपेयर टू द मास परसेंट ऑफ C। तो हाइड्रोजन का मास कितना है, तो 12 इंटू 1 12 है। देन कार्बन का मास कितना है, तो 72 है, तो ट्वाइस द मास परसेंट ऑफ H एज कंपेयर टू द मास परसेंट ऑफ कार्बन, तो ये भी इनकरेक्ट है। देन 6 टाइम्स द मास परसेंट ऑफ कार्बन एज कंपेयर टू द मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास परसेंट कितना देखा हमने, तो 12, कार्बन का 72, तो ये 6 टाइम्स है ना हाइड्रोजन से, 12 6 आर 72। सो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स ए सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, नन ऑफ दीज। सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सब्सटेंस क्या बोलते हैं, तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर।
एम्पिरिकल फार्मूला का यूज करते हैं टू शो व्हाट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ये जो हम लिखते हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, देन नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, देन ऑक्सैलिक एसिड C2O4H2, ये सब होते हैं एम्पिरिकल फार्मूलाज। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? तो इसमें केमिकल सिंबल्स का यूज करते हैं। इसे यूज करते हैं टू इंडिकेट द एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ डिफरेंट एटम्स इन ए मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड। देन स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो इसमें बॉन्डिंग अरेंजमेंट होती है ना, बॉन्डिंग अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन। वाटर एंड अल्कोहल कौन सी टेक्निक से सेपरेट करते हैं? तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, मिथेनॉल एंड एसीटोन को सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 338 केल्विन एंड एसीटोन का होता है 330 केल्विन। दे हैव बॉइलिंग पॉइंट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड जिनके भी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 होता है, उनकी सेपरेशन के लिए यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो यहाँ पे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो 78 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। तो कितना डिफरेंस है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में? 22 डिग्रीज का। सो यहाँ पे भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में? तो इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को फिट करते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर के बीच में। ठीक है, व्हाट इज सब्लिमेशन? तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following are the names of cyclic ether? Oxyren, epoxy alkane, alkene oxide, all of the above? cyclic ether कौन सा है cyclic ether इनमें से? तो होता क्या है cyclic ether? तो इसमें जो ऑक्सीजन एटम होता है, it is attached to two alkyl groups and those alkyl groups are attached to each other. इसमें ऑक्सीजन एटम अटैच होता है टू टू अल्काइल ग्रुप्स, एंड जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ में। किसमें? साइक्लिक ईथर्स में। एंड इनमें से ये ऑक्सीरेन, इपॉक्सी अल्केन, अल्किन ऑक्साइड, ये सभी आते हैं साइक्लिक ईथर्स में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following gives white precipitate with ammonical silver nitrate solution? Ethane, ethylene, acetylene, propene gives white PPT with ammonical silver nitrate solution. तो ये जो एसिटाइलिन है ये देता है white PPT with ammonical solution of silver nitrate. क्या होता है एसिटाइलिन? तो एसिटाइलिन इज ऑल्सो नोन एज इथाइन। ये होता है ना एसिटाइलिन। क्या देखा था हमने? C2H2, एंड ये देता है आपको व्हाइट पीपीटी विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड? पायरिन, थियोफिन, फिनॉल, एनिलीन। कौन सा इनमें से हेटेरोसाइक्लिक? तो इनमें से हेटेरोसाइक्लिक है थियोफिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। थियोफिन क्या होता है? तो C4H4S होता है ना थियोफिन। ये थियोफिन, देन आपका फ्यूरान, देन पायरोल, देन पायरिडीन, ये सभी आते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स विद ए रिंग दैट कंटेन्स कार्बन एंड अनदर एलिमेंट्स। अनदर एलिमेंट्स मीन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एसिटाइलिन मॉलिक्यूल आर एसिडिक, बेसिक, बोथ एसिडिक एंड बेसिक, और न्यूट्रल। हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एसिटाइलिन मॉलिक्यूल। तो अभी हमने देखा था ना एसिटाइलिन के बारे में। इथाइन होता है ये एसिटाइलिन, C2H2, ये एक हाइड्रोकार्बन होता है। देन इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये ऐसे होता है ना इथाइन, एसिटाइलिन। एंड इसमें जो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं एसिडिक। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यों होते हैं ये एसिडिक? तो ये एसिडिक होते हैं ड्यू टू दी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होते हैं ये एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल, डाइल्यूट अल्कोहल, पावर अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट।
तो एक एक करके इन टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? तो इसमें एटलीस्ट 99% प्योर अल्कोहल प्रेजेंट होता है, ये प्योर अल्कोहल होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। देन डाइल्यूट अल्कोहल क्या है? तो इथेनॉल सॉल्यूशन विथ अदर लिक्विड्स मिक्स्ड इन इट इज डाइल्यूटेड अल्कोहल। देन पावर अल्कोहल, तो इसमें आपका 20% इथेनॉल प्रेजेंट होता है, देन 80% आपका पेट्रोल प्रेजेंट होता है, एंड कुछ अमाउंट होता है इसमें बेंजीन का, ये होता है पावर अल्कोहल। इसे यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देन व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट? तो ये होता है 95% इथेनॉल। 95% इथेनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर हो जाएगा। तो यही पूछा है ना क्वेश्चन में, इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिफाइड स्पिरिट, ऑप्शन डी। ये होता है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। When water vapors are passed over aluminum carbide, we get acetaldehyde, ethylene, methane, methyl alcohol. When water vapors are passed over aluminum carbide, क्या मिलेगा? तो एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3, water vapors are passed over it, H2O, क्या मिलेगा? तो Al, OH, thrice and CH4 मीथेन। यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 3 इंटू 4 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 12 इंटू 2 24। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12, एंड यहाँ पे 4 16, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अभी ये यहाँ पे 12 एंड ये यहाँ पे 12, 24 हाइड्रोजन आइटम्स हो गए। देन यहाँ पे कार्बन 3 है, यहाँ पे कार्बन 3 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड रिएक्शन। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्या मिलेगा? तो मीथेन एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो एसिटाल्डिहाइड, इथाइलिन, मीथेन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द कंपाउंड व्हिच कंटेन्स at least one double bond, at least one triple bond, at least one symmetric carbon atom, at least one polar group। इनमें से क्या होगा अगर कंपाउंड में? तो वो शो कराता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर कंपाउंड में एटलीस्ट वन सिमेट्रिकल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कराता है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Optical isomerism is exhibited by the compound which contains at least one symmetric carbon atom. Next question. Compound having same number and kind of atoms but different arrangement of atoms in their molecules are called allotropes, isotrope, isomers, polymers. Atoms के same number होते हैं but different arrangement होती है, क्या बोलते हैं ऐसे compounds को? तो allotropes क्या होते हैं? तो ये होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होते हैं एलोट्रोप्स। आइसोटोप्स क्या है? तो एटम्स विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं आइसोटोप्स। इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। देन आइसोमर्स क्या होते हैं? तो कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होती है एटम्स की आइसोमर्स में। तो यही पूछा है ना हमें क्वेश्चन में, कंपाउंड्स हैविंग सेम नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, सो आइसोमर्स हो जाएंगे। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, एंड ये सभी टर्म्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू इथाइलिन वी गेट, तो इथाइलिन क्या होता है? C2H4, एंड अगर हम इसमें क्लोरीन को ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें? तो C2H4Cl2, क्या होता है ये? तो इथाइलिन क्लोराइड। कौन से ऑप्शन में है? तो इथिलिडीन क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन, इथाइलिन क्लोराइड, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू इथाइलिन वी गेट इथाइलिन क्लोराइड, एंड इथाइलिन क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज 1,2-डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। The alkanes have a general formula, क्या होता है अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला? तो CnH2n+2 होता है ना अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला। इथेन आता है ना आपका अल्केन्स में, क्या होता है? C2H6। ये अल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है।
एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अल्किन्स। अल्किन्स में क्या आता है, तो इसमें इथीन आता है, इथीन आता है अल्किन्स में। इथीन क्या है, C2H4। तो अल्किन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो CnH2n। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। देन अल्काइंस क्या होते हैं, व्हाट आर अल्काइंस, तो ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनमें एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन टू कार्बन एटम्स। इथाइन आता है ना अल्काइंस में, इथाइन क्या होता है, C2H2। तो अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो CnH2n-2। ये सभी जनरल फॉर्मूलाज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अल्केन CnH2n+2, देन अल्किन CnH2n एंड अल्काइन CnH2n-2। यहाँ पे क्या पूछा है, तो अल्केन्स, तो CnH2n+2 किस में है, तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन सी में जो है CnH2n-2, ये है अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला। देन ऑप्शन है CnH2n, तो अल्किन का जनरल फॉर्मूला है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्काइंस हैव ए जनरल फॉर्मूला। तो अभी हमने देखा था ना CnH2n-2 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इक्वेशन इज यूज्ड फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ ए सब्सटेंस बाय पोलैरोग्राफी। कौन से इक्वेशन का यूज करेंगे फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ ए सब्सटेंस बाय पोलैरोग्राफी। इल्कोविक इक्वेशन, वैन डिम्टर इक्वेशन, लैंगम्यूर इक्वेशन, हिल्डब्रांड स्कॉट इक्वेशन। तो इल्कोविक इक्वेशन का यूज करते हैं ना फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ ए सब्सटेंस बाय पोलैरोग्राफी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका यूज करते हैं टू मेजर डिफ्यूजन करंट। जो डिफ्यूजन करंट होता है उसे मेजर करने के लिए यूज करते हैं इल्कोविक इक्वेशन का। हमने पोलैरोग्राफी का ग्राफ देखा था ना, करंट वर्सेस पोटेंशियल का। हमने देखा था ना, यहाँ पे होता है ये रेसिडुअल करंट, देन आता है डिफ्यूजन करंट एंड ये होता है लिमिटिंग करंट। एंड हमने देखा था ना, जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है उसके लिए डिफ्यूजन करंट यूज करते हैं एंड इल्कोविक इक्वेशन का यूज करते हैं टू मेजर डिफ्यूजन करंट। हमने देखा था ना, यहाँ पे होता है आपका हाफ वेव पोटेंशियल, ई हाफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of the substance being reduced or oxidized at the dropping mercury electrode. Diffusion current is given by the Ilkovic equation. Diffusion current is the basis of quantitative polarography analysis. All of the above. इनमें से क्या ट्रू है अबाउट डिफ्यूजन करंट, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट डिफ्यूजन करंट। तो हमने क्या देखा डिफ्यूजन करंट के बारे में, तो इल्कोविक इक्वेशन का यूज करते हैं ना टू मेजर डिफ्यूजन करंट। देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज बेस्ड ऑन डिफ्यूजन करंट एंड डिफ्यूजन करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस बीइंग रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड एट द ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगे रिगार्डिंग डिफ्यूजन करंट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डिफ्यूजन करंट इज गिवन बाय द इल्कोविक इक्वेशन। डिफ्यूजन करंट इज द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव पोलैरोग्राफी एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट क्रोमेटोग्राफी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ऑप्शंस क्या है, क्रोमेटोग्राफी इज द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स यूजिंग ए स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। देन स्टेशनरी फेज में भी सॉलिड और लिक्विड, मोबाइल फेज में भी लिक्विड और गैस, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है इनमें से करेक्ट अबाउट क्रोमेटोग्राफी, तो क्या होता है ये क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी इज ए टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। क्रोमेटोग्राफी इज द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स यूजिंग स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। ये स्टेशनरी फेज स्टैटिक होता है, ये मूव नहीं होता, मोबाइल फेज मूव होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन स्टेशनरी फेज में भी सॉलिड और लिक्विड, तो स्टेशनरी फेज सॉलिड और लिक्विड हो सकता है, ये भी करेक्ट है। देन मोबाइल फेज में भी लिक्विड और गैस, तो ये भी करेक्ट है। ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन कौन से टाइप आते हैं क्रोमेटोग्राफी के, क्या होता है इसका क्लासिफिकेशन, तो इसमें आता है नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी एंड रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। ये जो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी होती है इसमें मोबाइल फेज होता है आपका नॉन पोलर
एंड इसमें स्टेशनरी फेज होता है पोलर। इन नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज इज नॉन पोलर एंड स्टेशनरी फेज इज पोलर। एंड इसमें मोबाइल फेज नॉन पोलर होता है तो नॉन पोलर कंपाउंड्स कम रिटेन होते हैं एंड वो सबसे पहले इल्यूट हो जाते हैं। एंड स्टेशनरी फेज पोलर होती है तो जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं उन्हें स्टेशनरी फेज रिटेन करता है एंड ये बाद में इल्यूट होते हैं। किसमें? तो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज क्या होता है, स्टेशनरी फेज क्या होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। देन जो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें मोबाइल फेज क्या होता है एंड स्टेशनरी फेज क्या होता है। तो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज होता है पोलर एंड स्टेशनरी फेज होता है नॉन पोलर। नॉर्मल फेज का उल्टा होता है रिवर्स फेज में एंड इसमें स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होता है, इसलिए नॉन पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं उन्हें स्टेशनरी फेज रिटेन करता है एंड ये बाद में इल्यूट होते हैं। एंड मोबाइल फेज पोलर होता है तो पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं वो कम रिटेंड होते हैं एंड वो सबसे पहले इल्यूट हो जाते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल फेज में होता है उसका उल्टा होता है रिवर्स फेज में। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से कंपाउंड्स पहले इल्यूट होते हैं देन कौन से कंपाउंड्स रिटेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट नीडेड टू प्रोड्यूस द मास स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ion source, mass analyzer, ion detector, all of the above. Instrument needed to produce the mass spectrum of a compound consist of, क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसे यूज करते हैं टू प्रोड्यूस मास स्पेक्ट्रम। तो हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री में देखा था ना, मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस मास स्पेक्ट्रम। इसमें सबसे पहले मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन होता है, मॉलिक्यूल को गैसियस फेज में कन्वर्ट करते हैं। इसमें बम्बार्डिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, बम्बार्डिंग द सैंपल विथ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होता है ना मास स्पेक्ट्रोमेट्री में टू प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। तो कौन से पार्ट्स होते हैं इसके? तो आयन सोर्स, मास एनालाइजर, आयन डिटेक्टर, इन सबसे बनता है ये। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज्ड इन पोलैरोग्राफी हैज द कंपैरेटिवली स्मॉल सरफेस एरिया इज ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, मर्क्यूरी पूल, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या देखा था हमने? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड तो ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड देखा था ना। क्या देखा था और इसके बारे में? तो इसका पोलैरोग्राफी में यूज करते हैं, ये पोलराइजेबल होता है, देन इसका सरफेस एरिया कम होता है, सो ये माइक्रो इलेक्ट्रोड होता है, देन इट एक्ट्स एज ए कैथोड। तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। Indicator electrode used in polarography has a comparatively small surface area, dropping mercury electrode, माइक्रो इलेक्ट्रोड होता है ना ये। देन मर्क्यूरी पूल क्या होता है? इस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। क्या देखा था? तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, इट एक्ट्स एज एन एनोड, देन इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ये नॉन पोलराइजेबल होता है, ठीक है। इन चारों पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ कार्बन 13 इज, क्या होता है कार्बन 13 का स्पिन क्वांटम नंबर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। तो कार्बन 13 का स्पिन क्वांटम नंबर होता है हाफ, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड स्पिन क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The correct order for the basic features of a mass spectrometer is, इनमें से क्या होता है करेक्ट ऑर्डर फॉर द बेसिक फीचर्स ऑफ ए मास स्पेक्ट्रोमीटर? तो क्या होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर का बेसिक फीचर? तो सबसे पहले इसे यूज करते हैं फॉर आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें सबसे पहले मॉलिक्यूल को आयनाइज करते हैं ना, मॉलिक्यूल को गैसियस फेज में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आयनाइजेशन, देन होता है एक्सेलरेशन, देन आता है डिफ्लेक्शन, देन आता है डिटेक्शन। आयोनाइजेशन, एक्सेलरेशन, डिफ्लेक्शन एंड डिटेक्शन कौन से ऑप्शन में दिया है? तो एक्सेलरेशन, आयोनाइजेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। सबसे पहले आयोनाइजेशन सिर्फ ऑप्शन बी में है, सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यह होता है करेक्ट ऑर्डर फॉर द बेसिक फीचर्स ऑफ ए मास स्पेक्ट्रोमीटर, आयोनाइजेशन, एक्सेलरेशन, डिफ्लेक्शन एंड डिटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statements is true about normal phase chromatography? Mobile phase is non-polar and stationary phase is polar. Stationary phase is non-polar and mobile phase is polar. Mobile phase and stationary phase are polar
मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज आर नॉन पोलर। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, मोबाइल फेज क्या होता है, स्टेशनरी फेज क्या होता है। तो नॉर्मल फेज में मोबाइल फेज होता है नॉन पोलर एंड स्टेशनरी फेज होता है पोलर। एंड इसमें स्टेशनरी फेज पोलर होता है, इसलिए जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं उन्हें स्टेशनरी फेज रिटर्न करता है एंड ये बाद में इल्यूट होते हैं। एंड इसमें मोबाइल फेज नॉन पोलर होता है, तो नॉन पोलर कंपाउंड्स कम रिटर्न होते हैं, वो सबसे पहले इल्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, मोबाइल फेज नॉन पोलर, स्टेशनरी फेज पोलर। कौन से ऑप्शन में है, तो मोबाइल फेज इज नॉन पोलर, स्टेशनरी फेज इज पोलर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर, मोबाइल फेज इज पोलर, ये किसके बारे में दिया है, तो ये रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में होता है ना, इसमें स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होता है एंड मोबाइल फेज होता है पोलर। नॉर्मल फेज का उल्टा होता है ना स्टेशनरी फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डैश इज कैरिड बाय द सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सैंपल, रेसिडुअल करंट, लिमिटिंग करंट, डिफ्यूजन करंट, नन ऑफ द अबव। डैश इज कैरिड बाय द सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सैंपल। तो क्या होता है ये, तो ये रेसिडुअल करंट होता है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने पोलैरोग्राफी के ग्राफ में देखा था ना रेसिडुअल करंट क्या होता है, तो ये यहाँ पे होता है रेसिडुअल करंट, देन आता है डिफ्यूजन करंट एंड ये होता है लिमिटिंग करंट। ये होता है लिमिटिंग करंट, ये होता है डिफ्यूजन करंट एंड ये होता है रेसिडुअल करंट। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए डिफ्यूजन करंट का यूज करते हैं ना। एंड रेसिडुअल करंट इज कैरिड बाय द सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सैंपल। कौन से सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं इसमें, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन पोलैरोग्राफी। तो इसमें KCl का यूज करते हैं ना, किस लिए करते हैं, टू सप्रेस माइग्रेशन करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंटेंसिटीज इन NMR स्पेक्ट्रम इंडिकेट। NMR स्पेक्ट्रम में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम में इंटेंसिटी क्या इंडिकेट कराती है, नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट ऑफ ईच काइंड ऑफ प्रोटॉन्स, रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ ईच काइंड, नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन प्रेजेंट। इंटेंसिटीज इन NMR स्पेक्ट्रम, तो NMR स्पेक्ट्रम में सिग्नल की इंटेंसिटी इंडिकेट करती है रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ ईच काइंड, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक टाइप के प्रोटॉन्स का नंबर पता चलता है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स से। देन जो नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, ये कौन इंडिकेट करता है, तो कितने सिग्नल्स आए NMR में, ये इंडिकेट कराता है नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, सिग्नल्स की इंटेंसिटी क्या इंडिकेट करती है, देन सिग्नल्स कितने आए ये क्या इंडिकेट कराता है, देन सिग्नल्स की पोजीशन क्या इंडिकेट कराती है। ये तीनों अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से। तो इंटेंसिटी क्या इंडिकेट करती है, रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ ईच काइंड। देन पोजीशन ऑफ सिग्नल क्या इंडिकेट कराता है, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स इन NMR, तो ये इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट ऑफ ईच काइंड ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज फाउंड ऑन द स्टीपली राइजिंग पोर्शन ऑफ द करंट वोल्टेज कर्व एंड इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेसिडुअल एंड लिमिटिंग करंट्स, हाफ वेव पोटेंशियल, लिमिटिंग करंट, डिफ्यूजन करंट, नन ऑफ द अबव। स्टीपली राइजिंग पोर्शन पे होता है करंट वोल्टेज कर्व के, मीन्स हमने जो पोलैरोग्राफी का ग्राफ देखा था करंट वर्सेस पोटेंशियल का, उसमें ये जो स्टीपली राइजिंग पोर्शन होता है ये वाला, इस पे ये प्रेजेंट होता है। एंड और क्या दिया है, तो ये हाफ होता है ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेसिडुअल एंड लिमिटिंग करंट्स, तो ये यहाँ पे लिमिटिंग करंट होता है, ये होता है रेसिडुअल करंट। इनके बीच का डिस्टेंस मीन्स ये डिफ्यूजन करंट, इसका हाफ होता है, क्या होता है ये ई हाफ होता है ना, हाफ वेव पोटेंशियल होता है। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी विच कंपाउंड इज इल्यूटेड फर्स्ट। तो ये सब देखा ना हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, देन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है। तो नॉर्मल फेज के बारे में क्या देखा, मोबाइल फेज कौन सा होता है एंड स्टेशनरी फेज कौन सा होता है। तो इसमें मोबाइल फेज होता है नॉन पोलर एंड स्टेशनरी फेज होता है पोलर। किसमें, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में, यही पूछा है ना इसमें।
तो विच कंपाउंड इज इल्यूटेड फर्स्ट, तो इसमें मोबाइल फेज होता है नॉन पोलर, तो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो कम रिटेन होते हैं, तो सबसे पहले वो इल्यूट हो जाते हैं। एंड इसमें जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं उन्हें स्टेशनरी फेज रिटेन करता है एंड ये बाद में इल्यूट होते हैं। तो विच कंपाउंड इज इल्यूटेड फर्स्ट, नॉन पोलर। कौन से ऑप्शन में दिया है, तो नॉन पोलर कंपाउंड्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड रिवर्स फेज में क्या देखा हमने, तो इसमें मोबाइल फेज होता है पोलर एंड स्टेशनरी फेज होता है नॉन पोलर, तो इसका उल्टा हो जाएगा इसमें रिवर्स फेज में। इसमें सबसे पहले क्या इल्यूट हो जाएगा, तो इसमें मोबाइल फेज पोलर है तो पोलर कंपाउंड्स कम रिटेन होते हैं एंड वो सबसे पहले इल्यूट हो जाते हैं। एंड जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं उन्हें स्टेशनरी फेज रिटेन करता है एंड ये बाद में इल्यूट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज थिन लेयर कॉलम पेपर आयन एक्सचेंज। एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मीन्स इसमें स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज दोनों लिक्विड होते हैं। क्या आता है इसमें, तो इसमें आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ HPLC, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पोलैरोग्राफ, पोटेंशियोमीटर। ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, तो अभी तक हमने ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे क्या पूछा है, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, तो पोलैरोग्राफी में इसका यूज करते हैं ना, सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पोलैरोग्राफ। हमने देखा था ना, ये पोलराइजेबल होता है, इसका सरफेस एरिया कम होता है, ये माइक्रो इलेक्ट्रोड होता है, इट एक्ट्स एज ए कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था ना, रिवर्स फेज में क्या होता है, तो नॉर्मल फेज का उल्टा होता है ना। रिवर्स फेज में मोबाइल फेज होता है आपका पोलर एंड स्टेशनरी फेज होता है नॉन पोलर। इसमें स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होता है, तो जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं उन्हें स्टेशनरी फेज रिटेन करता है एंड ये बाद में इल्यूट होते हैं। एंड मोबाइल फेज पोलर होता है तो पोलर कंपाउंड्स कम रिटेन होते हैं एंड वो सबसे पहले इल्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है हमें ऑप्शंस में, मोबाइल फेज इज नॉन पोलर एंड स्टेशनरी फेज इज पोलर। तो ये हमने नॉर्मल फेज में देखा, स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर एंड मोबाइल फेज इज पोलर। तो ये रिवर्स फेज में होता है, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स इन NMR स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स। तो ये भी हमने देखा ना प्रीवियस क्वेश्चन में। प्रीवियस क्वेश्चन में इंटेंसिटीज के बारे में पूछा था, इंटेंसिटीज इन NMR स्पेक्ट्रम इंडिकेट। यहाँ पे पोजीशन ऑफ सिग्नल्स के बारे में पूछा है। तो इंटेंसिटीज के बारे में हमने क्या देखा था, सिग्नल्स की जो इंटेंसिटी होती है NMR स्पेक्ट्रम में वो क्या इंडिकेट करती है, तो रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ ईच काइंड देखा था ना। एक टाइप के प्रोटॉन का नंबर पता चलता है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स से। ये जो ऑप्शन सी में दिया है ये इंडिकेट करता है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स। पोजीशन ऑफ सिग्नल्स इन NMR के बारे में हमने क्या देखा था, तो पोजीशन ऑफ सिग्नल्स इन NMR इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट ऑफ ईच काइंड ऑफ प्रोटॉन। जो सेम काइंड का प्रोटॉन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट इंडिकेट करता है ना पोजीशन ऑफ सिग्नल। कौन से ऑप्शन में दिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन और एक देखा था हमने इसके बारे में, कितने सिग्नल्स आए NMR में, उससे क्या इंडिकेट होता है, तो उससे इंडिकेट होता है नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन विच स्टेट ऑफ मैटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज बीइंग परफॉर्म्ड, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ऑल ऑफ द अबव। मैटर की कौन सी स्टेट में मास स्पेक्ट्रोमेट्री को परफॉर्म करते हैं, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने देखा था ना, सबसे पहले क्या होता है, तो आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल को गैसियस फेज में कन्वर्ट करते हैं ना, तो गैसियस फेज में मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज बीइंग परफॉर्म्ड, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बार्डिंग होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट पोलैरोग्राफी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन रिमूव होता है क्या इससे, तो होता है ना, सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन पोलैरोग्राफी इज मर्क्यूरी पूल, तो पोलैरोग्राफी में मर्क्यूरी पूल का यूज़ करते हैं ना एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इट एक्ट्स एज एन एनोड।
सो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। देन इन पोलैरोग्राफी टू एलिमिनेट माइग्रेशन करंट सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl इज यूज्ड। तो ये भी देखा था ना हमने, माइग्रेशन करंट को एलिमिनेट करने के लिए, माइग्रेशन करंट को सप्रेस करने के लिए पोलैरोग्राफी में सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, KCl का यूज करते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देन ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड इज मैक्रो इलेक्ट्रोड। तो ये मैक्रो इलेक्ट्रोड होता है क्या? तो ये माइक्रो इलेक्ट्रोड होता है ना, इसका सरफेस एरिया कम होता है। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपका, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड माइक्रो इलेक्ट्रोड होता है, इसका सरफेस एरिया कम होता है, ये पोलराइजेबल होता है, देन इट एक्ट्स एज ए कैथोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी विच कंपाउंड इज मोस्ट रिटेंड। तो क्या देखा हमने रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में, कौन सा कंपाउंड सबसे पहले इल्यूट होता है, कौन सा कंपाउंड बाद में इल्यूट होता है, मोस्ट रिटेंड कंपाउंड कौन सा होता है। तो रिवर्स फेज में मोबाइल फेज क्या होता है, पोलर, स्टेशनरी फेज, नॉन पोलर। तो मोस्ट रिटेन क्या हो जाएगा? तो इसमें जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं उन्हें स्टेशनरी फेज रिटेन करता है एंड ये बाद में इल्यूट होते हैं। इसमें स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होती है ना, सो नॉन पोलर कंपाउंड्स हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। एंड इसमें मोबाइल फेज पोलर होता है, तो पोलर कंपाउंड्स कम रिटेन होते हैं एंड वो सबसे पहले इल्यूट हो जाते हैं। ठीक है, एंड इसका ऑपोजिट होता है नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में। नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में मोस्ट रिटेन कंपाउंड्स होते हैं पोलर, बिकॉज इसमें स्टेशनरी फेज होता है पोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड का? तो देखो फिर से क्वेश्चन आया ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड का। यहाँ पे पूछा है नॉट एन एडवांटेज ऑफ ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, डिसएडवांटेज पूछा है। तो मर्क्यूरी फॉर्म एमैल्गम विथ मेनी मेटल्स, तो ये एडवांटेज होता है ना ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड का, मेटल्स के साथ में मर्क्यूरी एमैल्गम फॉर्म करता है। देन सरफेस एरिया ऑफ मर्क्यूरी ड्रॉप कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेट ऑफ द ड्रॉप। तो इसमें मर्क्यूरी ड्रॉप का सरफेस एरिया कैलकुलेट होता है फ्रॉम वेट ऑफ द ड्रॉप, ये भी एडवांटेज है। देन इट्स सरफेस एरिया इज रिप्रोड्यूसिबल, ये भी एडवांटेज हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया रिप्रोड्यूसिबल होता है। देन कैपिलरी में बी इजीली प्लग्ड, द केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड टचिंग द टिप ऑफ द कैपिलरी विथ एनी फॉरेन मटेरियल। तो इसमें कैपिलरी इजीली प्लग्ड हो सकती है, सो केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड टचिंग द टिप ऑफ द कैपिलरी विथ एनी फॉरेन मटेरियल। यही आएगा आपके डिसएडवांटेजेस में, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। In gel filtration chromatography, which compound is eluted first? Larger molecules, smaller molecules, molecules with intermediate size, none of the above? तो यहाँ पे पूछा है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का। हमने नॉर्मल फेज का देखा, देन रिवर्स फेज का देखा। जेल फिल्ट्रेशन के बारे में क्या होगा? तो ये जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होती है साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी में आती है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी एंड जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। एंड साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी जो होती है उसमें सेपरेशन होता है साइज की बेसिस पे। इसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स फर्स्ट इल्यूट होते हैं एंड जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाद में इल्यूट होते हैं। सो इल्यूटेड फर्स्ट लार्जर मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन ए। ठीक है, नॉर्मल फेज में क्या देखा हमने, इल्यूटेड फर्स्ट। तो इसमें मोबाइल फेज नॉन पोलर होता है, सो नॉन पोलर कंपाउंड्स इल्यूटेड फर्स्ट। देन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, तो इसमें मोबाइल फेज होता है पोलर, तो इसमें पोलर कंपाउंड्स कम रिटेन होते हैं एंड वो सबसे पहले इल्यूट हो जाते हैं। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है, तो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज एसोसिएटेड विथ NMR, IR, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV। रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन किससे एसोसिएटेड होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन तो हम NMR में यूज करते हैं ना रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। NMR पे और क्या पूछा जाता है, जल्दी से एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो। तो कौन सा रेफरेंस कंपाउंड यूज करते हैं NMR में? तो TMS का यूज करते हैं ना, टेट्रामिथाइल सिलेन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन और क्या पूछते हैं इस पे, तो इस TMS की डेल्टा वैल्यू पूछी जाती है। डेल्टा वैल्यू फॉर TMS इन NMR कितनी होती है? तो 0 होती है। देन NMR में केमिकल शिफ्ट को किस में एक्सप्रेस करते हैं? तो डेल्टा में करते हैं एंड टॉ में करते हैं। देन केमिकल शिफ्ट का यूनिट क्या होता है? तो पार्ट्स पर मिलियन, ppm।
देन जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है उसका यूनिट क्या होता है एनएमआर में, तो गाउस होता है और टेस्ला होता है, गाउस और टेस्ला। ये गाउस होता है सीजीएस यूनिट एंड टेस्ला होता है एसआई यूनिट। देन 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गाउस। ठीक है, ये सब में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताता हूँ ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन और क्या पूछते हैं एनएमआर पे, तो सॉल्वेंट कॉमनली यूज्ड इन एनएमआर, कौन से सॉल्वेंट का यूज करते हैं एनएमआर में, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं ना। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल मूव एनएमआर सिग्नल, कहाँ पे मूव करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एनएमआर सिग्नल को, तो डाउन फील्ड मूव कराता है ना, डाउन फील्ड। ठीक है, देन जो एनएमआर के सिग्नल्स होते हैं वो क्या इंडिकेट कराते हैं, तो कितने सिग्नल्स आए एनएमआर में ये क्या इंडिकेट कराता है, तो ये नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन इंडिकेट कराता है। देन पोजीशन ऑफ सिग्नल्स क्या इंडिकेट कराती है, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स, तो ये इंडिकेट कराती है इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ ईच काइंड ऑफ प्रोटॉन। देन सिग्नल की इंटेंसिटी क्या इंडिकेट करती है, तो रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ ईच काइंड। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ना ये सब, इन तीनों पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पोजीशन क्या इंडिकेट करती है, सिग्नल्स क्या इंडिकेट करते हैं, देन सिग्नल की इंटेंसिटी क्या इंडिकेट कराती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एम्पलीट्यूड, पीरियोडिसिटी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑल ऑफ द अबव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये 2017 का एफडीए के एग्जाम का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ये वेवलेंथ एंड वेव नंबर होता है ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमने देखा था ना वेवलेंथ क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, हमने देखा था ना ये नॉर्मल आपकी वेव होती है, यहाँ पे ये क्रस्ट होता है, ये यहाँ पे ट्रक होता है, एंड दो एडजेसेंट क्रस्ट और दो एडजेसेंट ट्रक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोला जाता है वेवलेंथ। ठीक है, एंड वेवलेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन लैम्डा। देन वेव नंबर क्या होता है, तो 1 सेंटीमीटर से जितनी भी वेव्स पास होती है उसे बोला जाता है वेव नंबर। वेव नंबर इज ए यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वेव्स इन ए यूनिट डिस्टेंस। ये वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ का यूनिट हमने क्या देखा था, मीटर, एंड वेव नंबर का यूनिट क्या हो जाएगा, तो मीटर इनवर्स। ठीक है, सब देखा था ना हमने प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी द टाउ स्केल वैल्यू इज, ये भी एफडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या होती है टाउ स्केल वैल्यू, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, इन एनएमआर केमिकल शिफ्ट इज एक्सप्रेस्ड इन डेल्टा एंड टाउ, एंड टाउ होता है 10 माइनस डेल्टा। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स इन एनएमआर, डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑफ द एब्जॉर्बिंग प्रोटॉन नॉट विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन बट विथ रिस्पेक्ट टू नियर बाय प्रोटॉन, देन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ ईच काइंड ऑफ प्रोटॉन, रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ ईच काइंड, नन ऑफ द अबव। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रम, तो हमने एनएमआर की पोजीशन, देन एनएमआर के सिग्नल्स, देन सिग्नल्स की इंटेंसिटी, ये सब क्या इंडिकेट करते हैं ये देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में। यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स पूछा है, तो ये स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स इंडिकेट कराता है डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑफ द एब्जॉर्बिंग प्रोटॉन नॉट विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन बट विथ रिस्पेक्ट टू नियर बाय प्रोटॉन। उसके एडजेसेंट कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उससे सिग्नल्स की स्प्लिटिंग होती है। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ ईच काइंड ऑफ प्रोटॉन्स, इसे कौन इंडिकेट कराता है, तो पोजीशन ऑफ सिग्नल्स। ये पोजीशन ऑफ सिग्नल्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ ईच काइंड ऑफ प्रोटॉन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ ईच काइंड, इसे कौन इंडिकेट करता है, तो सिग्नल्स की इंटेंसिटी इसे इंडिकेट करती है ना। इंटेंसिटीज इन एनएमआर स्पेक्ट्रम इंडिकेट रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ ईच काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In NMR spectroscopy, in every sample, a small amount of dash is added as a reference. Dimethyl formamide, dimethyl sulfoxide, tetramethyl silane, tetramethyl silanol. इनमें से किसे ऐड करते हैं एज ए रेफरेंस इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी,
तो TMS को ऐड करते हैं ना एज ए रेफरेंस मटेरियल, टेट्रामिथाइल सिलेन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन इसकी डेल्टा वैल्यू भी पूछी जाती है, क्या होता है इसका डेल्टा वैल्यू TMS का, तो 0 होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, in dash analysis gas chromatography separates the components of the mixture while the mass spectrometer gives the structural information via fragmentation. GCMS chemical gas chromatography separates करती है components of the mixture and mass spectrometer gives the structural information via fragmentation. तो कौन सा एनालिसिस होता है ये, जिसमें गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री को कंबाइन करते हैं, तो GCMS होता है ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। GCMS में गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री को कंबाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी रेडिएशन सोर्स यूज्ड इज, कौन से रेडिएशन सोर्स का यूज करते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स ट्रांसमीटर, टंगस्टन लैंप, जेनॉन आर्क लैंप, मर्क्यूरी वेपर लैंप। रेडिएशन सोर्स यूज्ड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स ट्रांसमीटर का यूज करते हैं ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिटेंशन फैक्टर फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्यूट डिपेंड्स अपॉन स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। रिटेंशन फैक्टर फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्यूट डिपेंड्स अपॉन, ये भी 2017 का FDA का क्वेश्चन है। तो ये सिंपली क्रोमेटोग्राफी पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या देखा था हमने क्रोमेटोग्राफी में, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी होता है, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी होता है। नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज क्या होता है, तो नॉन पोलर होता है ना। देन स्टेशनरी फेज क्या होता है, पोलर होता है। देन इसका ऑपोजिट होता है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में, इसमें मोबाइल फेज होता है पोलर एंड स्टेशनरी फेज होता है नॉन पोलर। हमने देखा था ना, नॉर्मल फेज में मोबाइल फेज नॉन पोलर होता है, तो नॉन पोलर कंपाउंड्स कम रिटेन होते हैं एंड वो सबसे पहले इल्यूट हो जाते हैं। देन जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं उन्हें स्टेशनरी फेज रिटेन करती है एंड ये बाद में इल्यूट होते हैं। एंड इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है आपके रिवर्स फेज में। ये सब हमने डिस्कस किया था ना प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे सिंपली पूछा है द रिटेंशन फैक्टर फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्यूट डिपेंड्स अपॉन, तो स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रेफरेंस स्टैंडर्ड शुड possesses द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल इनर्टनेस, miscible with a wide range of solvent, volatility, all of the above। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए रेफरेंस स्टैंडर्ड्स के, तो ये वोलेटाइल होने चाहिए, मिसिबल होने चाहिए एंड इनर्ट होने चाहिए केमिकली। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना TMS होता है ना रेफरेंस मटेरियल, टेट्रामिथाइल सिलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बेंजीन गिव्स डैश NMR सिग्नल, 1, 2, 3 और 4, कितने NMR सिग्नल देगा बेंजीन, तो क्या होता है बेंजीन, C6H6। इसमें एक ही टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है तो एक ही टाइप का सिग्नल मिलेगा। हमने देखा था ना कितने सिग्नल्स आए NMR में, ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन। द नंबर ऑफ सिग्नल्स इन NMR स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स। तो एक टाइप के प्रोटॉन एक सिग्नल, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the base peak at the mass to charge ratio 43 in the mass spectrum is due to the loss of methoxy group, carbonyl group, methyl group, acetyl group। The base peak at the mass per charge 43 in the mass spectrum is due to the loss of, इनमें से कौन से ग्रुप के लॉस से होता है बेस पीक एट द मास टू चार्ज रेशियो 43, तो ये होता है ड्यू टू लॉस ऑफ एसिटाइल ग्रुप, ऑप्शन डी। एसिटाइल ग्रुप होता है ना C डबल बॉन्ड OCH3, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 43 एंड बेस पीक एट मॉलिक्यूलर वेट 43 इन द मास स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू द लॉस ऑफ एसिटाइल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन NMR स्पेक्ट्रा कॉजेस डीशील्डिंग एंड अप फील्ड, डीशील्डिंग एंड डाउन फील्ड, शील्डिंग एंड अप फील्ड, शील्डिंग एंड डाउन फील्ड। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन NMR स्पेक्ट्रा, क्या कॉज होगा इनमें से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के प्रेजेंस से होता है डी शील्डिंग एंड डाउन फील्ड। कौन से ऑप्शन में है, तो डी शील्डिंग एंड अप फील्ड, डी शील्डिंग एंड डाउन फील्ड, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन NMR स्पेक्ट्रा कॉजेस डी शील्डिंग एंड डाउन फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द डैश शिफ्ट इज द पोजीशन ऑफ एन एब्जॉर्प्शन पीक रिलेटिव टू दैट ऑफ ए रेफरेंस कंपाउंड, यूजुअली TMS।
टेट्रामिथाइल सिलेन। ये भी एफडी का 2017 का क्वेश्चन है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? रेड ब्लू केमिकल, रेड एंड ब्लू। पोजीशन ऑफ एन एब्जॉर्प्शन पीक रिलेटिव टू दैट ऑफ ए रेफरेंस कंपाउंड। तो ये सिंपली केमिकल शिफ्ट होता है ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एनएमआर के बारे में पूछा गया है। डेल्टा होती है ना केमिकल शिफ्ट, एंड ए केमिकल शिफ्ट ही होती है पोजीशन ऑफ एन एब्जॉर्प्शन पीक रिलेटिव टू दैट ऑफ रेफरेंस कंपाउंड। हमने देखा था ना, ये यहाँ पे होता है आपका ई मैक्स, ये होता है आपका लैम्डा मैक्स, यहाँ पे वेवलेंथ होता है। देन ये यहाँ पे होती है आपकी बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ये वेवलेंथ इंक्रीज होता है तो एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। देन अगर वेवलेंथ डिक्रीज होता है, लैम्डा मैक्स डिक्रीज होता है तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है, ब्लू शिफ्ट होता है। ये यहाँ पे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, रेड शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। देन अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होता है तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होता है। ये यहाँ पे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है। एंड अगर इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाए तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ पीक्स शोन बाय डाइइथाइल ईथर इन एनएमआर स्पेक्ट्रम इज और आर। कितने पीक्स शो कराता है डाइइथाइल ईथर इन एनएमआर स्पेक्ट्रम? 1, 2, 3 और 4। तो डाइइथाइल ईथर होता क्या है? CH3, CH2O, CH3, CH2। ये दो CH3 मॉलिक्यूल्स मैग्नेटिकली एंड केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं, एंड ये देंगे एक पीक। देन ये दो CH2 मॉलिक्यूल्स भी इक्विवेलेंट होते हैं, ये एक पीक देंगे। तो CH3 का एक एंड CH2 का एक पीक, दो पीक हो जाएंगे। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसमें दो टाइप्स के हाइड्रोजन है ना, CH3 वाला एंड CH2 वाला। एंड हमने देखा था ना, जितने टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उतने सिग्नल्स आते हैं। तो दो टाइप के सिग्नल्स, दो पीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। TLC is a separation technique based on solubility, adsorption, partition, fractional distillation. TLC is a separation technique based on, किस पे बेस होता है TLC? क्या होता है TLC? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। किस लिए यूज करते हैं इसका? तो इसे यूज करते हैं टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, एंड इसमें यूज करते हैं थिन स्टेशनरी फेज का। तो किस पे बेस रहती है TLC? तो इट इज बेस्ड ऑन एडसॉर्प्शन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मास टू चार्ज वैल्यू ऑफ द पेरेंट आयन इज इक्वल टू डैश ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी, वेलोसिटी और नन। मास पर चार्ज वैल्यू ऑफ ए पेरेंट आयन इज इक्वल टू, तो ये इक्वल होता है टू मॉलिक्यूलर मास। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये भी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है FDA का। ठीक है, एंड ये पेरेंट आयन क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर आयन होता है ना ये, एंड इसका मास पर चार्ज वैल्यू होता है इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ला इज ए यूनिट टू एक्सप्रेस। तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, किसका यूनिट होता है टेस्ला? टेस्ला एंड गाउस के बारे में हमने देखा था ना। एक गाउस होता है CGS यूनिट, टेस्ला होता है SI यूनिट। 1 टेस्ला होता है 10,000 गाउस। देन एक बार एग्जाम में पूछा गया था 1 गाउस इज इक्वल टू, तो 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इन दोनों फॉर्म्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यूनिट किसका होता है ये? तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट होता है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्रोटॉन रेडिली एक्सचेंजेस विद ड्यूटेरियम? अल्डिहाइडिक प्रोटॉन, हाइड्रोकार्बन प्रोटॉन, एरोमेटिक रिंग प्रोटॉन, हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन। प्रोटॉन रेडिली एक्सचेंजेस विद ड्यूटेरियम, तो ये होता है हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन। ऑप्शन डी, हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन रेडिली एक्सचेंजेस विद ड्यूटेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये भी 2017 का क्वेश्चन था FDA का। ठीक है, देन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम और ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड? पोटेंशियल एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, नन ऑफ द अबव। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम और ए मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं? तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू इज डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट्स यूज्ड। किस पे डिपेंड होता है J वैल्यू, कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू? तो डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, ये नहीं होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। J वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी सिग्नल्स विल डाइइथाइल ईथर गिव्स इन PMR स्पेक्ट्रा? PMR स्पेक्ट्रा क्या होता है? प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस।
प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा। ठीक है, कितने सिग्नल्स मिलेंगे डाई इथाइल ईथर के? तो डाई इथाइल ईथर में जो इथाइल ग्रुप होते हैं ये कनेक्ट होते हैं टू ऑक्सीजन एटम। हमने सेम प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, वो भी एफडीए का 2017 का क्वेश्चन था एंड ये भी क्वेश्चन सेम एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो हमने देखा था ना इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं डाई इथाइल ईथर में। तो CH3 वाला इनका एक और इनका एक CH2 वाला। ये CH3 मॉलिक्यूल्स केमिकली एंड मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है, सो ये एक पिक देते हैं एंड ये दो CH2 मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो इक्विवेलेंट, तो ये भी एक पिक देंगे। तो इसमें दो पिक मिलेंगे एंड हमने देखा था ना जितने टाइप्स के प्रोटॉन्स होते हैं उतने सिग्नल्स आते हैं एनएमआर में। सो यहाँ पे दो टाइप के प्रोटॉन्स है, सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट शोन बाय ऑक्सीजन 16, कार्बन 13, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 15। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट शोन बाय, इनमें से कौन नहीं शो कराता न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट? मीन्स इनमें से कौन एनएमआर सिग्नल्स नहीं देगा? इनमें से कौन है एनएमआर इनएक्टिव? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ऑक्सीजन 16 होता है ना आपका एनएमआर इनएक्टिव, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्नल्स विल बी ऑब्टेन्ड इन द पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ प्रोपेन टू ऑल? 1, 2, 3 और 4 कितने सिग्नल्स मिलेंगे प्रोपेन टू ऑल के इन पीएमआर स्पेक्ट्रा? तो व्हाट इज प्रोपेन टू ऑल? तो ये 2 प्रोपेनॉल होता है ना, तो इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोला जाता है। क्या होता है ये? तो CH3CH CH3OH ये होता है ना प्रोपेन टू ऑल। इसमें ये CH3 एंड ये CH3 का एक सेट हो जाएगा प्रोटॉन का, देन इस OH का एक सेट हो जाएगा प्रोटॉन का। OH एक सिग्नल देगा एंड CH3 एक सिग्नल देगा, देन दिस CH हैज अनदर सेट ऑफ प्रोटॉन, सो ये भी एक सिग्नल देगा। तो 1, 2, 3 सिग्नल्स हो जाएंगे, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक्स डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द प्रोटीन? इनमें से कौन सा टेक्निक डिपेंड होता है मॉलिक्यूलर साइज ऑफ प्रोटीन पे? तो ये जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी डिपेंड होता है ना मॉलिक्यूलर साइज पे, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी में आता है ना, एक तो इसमें आता है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी एंड दूसरा आता है जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें सेपरेशन होता है साइज की बेसिस पे, इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स फर्स्ट इल्यूट होते हैं एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाद में इल्यूट होते हैं। देन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का किस लिए यूज करते हैं? तो मेटल्स के सेपरेशन के लिए इसका यूज करते हैं, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ मेटल्स। देन ये जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है इसका यूज करते हैं सेपरेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के लिए, इट सेपरेट्स ए बायोमॉलिक्यूल फ्रॉम ए मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच इज ए टाइप ऑफ प्लेनार क्रोमेटोग्राफी? कौन सा इनमें से प्लेनार क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, ऑल ऑफ दी अबव? प्लेनार क्रोमेटोग्राफी क्या आएगा? तो देखो प्लेनार क्रोमेटोग्राफी में एक तो आता है आपका ये पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड दूसरा आता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो हमें क्या दिया है ऑप्शंस में? तो पेपर क्रोमेटोग्राफी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पेपर एंड TLC आता है प्लेनार क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, एंड ये पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज दोनों लिक्विड होते हैं। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पे बेस रहती है पेपर क्रोमेटोग्राफी? पेपर क्रोमेटोग्राफी इज ए सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन, तो ये होता है पार्टीशन। ठीक है, एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज द सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एडजॉर्प्शन, पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन। देन आयन एक्सचेंज के बारे में हमने क्या देखा? तो मेटल्स के सेपरेशन के लिए इसका यूज करते हैं। देन साइज एक्सक्लूशन में क्या आता है? तो इसमें जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी आती है एंड जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी आती है। ठीक है, इसमें सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ना हमने, लार्जर मॉलिक्यूल्स पहले इल्यूट होते हैं, देन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाद में इल्यूट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड इन एंजाइम प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन, डायलिसिस, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। किसका यूज करते हैं इन एंजाइम प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम?
तो एंजाइम प्रिपरेशन के लिए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, ऑप्शन डी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है जिसमें सेपरेट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को फ्रॉम ए मिक्सचर। प्रोटीन के सेपरेशन के लिए भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द डिटेक्टर यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी इज बोलोमीटर, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, गोले काउंटर, गीगर काउंटर। डिटेक्टर यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी, जीसी में कौन से डिटेक्टर का यूज करते हैं? तो ये सभी डिटेक्टर्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से डिटेक्टर का यूज करते हैं जीसी में, गैस क्रोमेटोग्राफी में? तो इसमें फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर का यूज करते हैं, देन इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर का यूज करते हैं, देन आपका आएगा आर्गन आयोनाइजेशन डिटेक्टर, देन आएगा कैथेरोमीटर, कैथेरोमीटर का यूज करते हैं, एंड ए कैथेरोमीटर इज ऑल्सो नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। तो अभी हमें ऑप्शंस में क्या दिया है? तो बोलोमीटर, ये आईआर डिटेक्टर होता है, देन थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। हमने देखा ना, कैथेरोमीटर, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर का यूज करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज पॉसिबल इन अजो कंपाउंड्स? इनमें से कौन से टाइप का ट्रांजिशन होता है अजो कंपाउंड्स में? तो होते क्या है अजो कंपाउंड्स? तो ये एन डबल बॉन्ड एन होता है ना अजो कंपाउंड्स में, एंड हमने देखा था ना जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पाई बॉन्ड होता है, तो पाई टू पाई स्टार हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। पाई से पाई की एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसमिशन होता है अजो कंपाउंड्स में। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन का एनर्जी वैल्यू डिस्कस किया था ना, किसके लिए हाईएस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, देन किसके लिए लोएस्ट एनर्जी रिक्वायर होती है। तो क्या देखा था हमने? हाईएस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए, देन आता है एन टू सिग्मा स्टार, देन आएगा पाई टू पाई स्टार, एंड लास्ट में आता है एन टू पाई स्टार। एन टू पाई स्टार के लिए लोएस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सीक्वेंस भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, पार्टीशन कोएफिशिएंट, साइज एंड शेप, एडसॉर्प्टिव प्रॉपर्टीज। कौन सी बेसिस पे होता है मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन इन जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी? तो हमने देखा था ना, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी में आता है जेल फिल्ट्रेशन एंड जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, एंड इसमें सेपरेशन होता है साइज की बेसिस पे। सो साइज एंड शेप, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना, लार्ज मॉलिक्यूल्स फर्स्ट इल्यूट होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाद में इल्यूट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following types of chromatography is used for separating compounds that have hydrophobic moieties? Normal phase chromatography, ion exchange chromatography, reversed phase chromatography, gel permeation chromatography. Used for separating compounds that have hydrophobic moieties. जिनके हाइड्रोफोबिक मोइटीज होती है उन कंपाउंड्स के सेपरेशन के लिए किसका यूज करते हैं? तो इनके लिए यूज करते हैं रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी का, ऑप्शन सी। हमने देखा था ना, एक होता है नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी एंड एक होता है रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी। रिवर्स्ड फेज में मोबाइल फेज होता है पोलार एंड स्टेशनरी फेज होता है नॉन पोलार। इसमें मोबाइल फेज पोलार है तो पोलार कंपाउंड्स कम रिटेन होते हैं एंड वो सबसे पहले इल्यूट हो जाते हैं, एंड जो नॉन पोलार कंपाउंड्स होते हैं उन्हें स्टेशनरी फेज रिटेन करता है एंड ये बाद में इल्यूट होते हैं, ठीक है। इस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड इसका ऑपोजिट होता है नॉर्मल फेज में, इसमें मोबाइल फेज होता है नॉन पोलार एंड स्टेशनरी फेज होता है पोलार, एंड इसमें मोबाइल फेज नॉन पोलार है तो नॉन पोलार कंपाउंड्स कम रिटेन होते हैं एंड वो सबसे पहले इल्यूट हो जाते हैं, एंड जो पोलार कंपाउंड्स होते हैं उन्हें स्टेशनरी फेज रिटेन करता है एंड ये बाद में इल्यूट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following IR radiation sources emits maximum radiation at 5200 centimeter inverse? नर्नस्ट ग्लोवर, मर्क्यूरिया, ग्लोबर सोर्स, इनकैंडेसेंट लैम्प। कौन सा IR रेडिएशन इमिट कराता है मैक्सिमम रेडिएशन एट 5200 सेंटीमीटर इनवर्स? तो ये हो जाएगा नर्नस्ट ग्लोवर, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नर्नस्ट ग्लोवर इमिट्स मैक्सिमम रेडिएशन एट 5200 सेंटीमीटर इनवर्स। इन IR रेडिएशन सोर्सेस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, नर्नस्ट ग्लोवर, इनकैंडेसेंट लैम्प, ग्लोबर सोर्स एंड मर्क्यूरी आर्क।
ठीक है, ये ग्लोबल सोर्स है। हमने IR रीजन्स देखे थे ना, नियर IR, देन मिड IR एंड फार IR। नियर IR 12,500 to 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स, देन मिड IR 4,000 to 667 सेंटीमीटर इनवर्स एंड अबाउट 667 सेंटीमीटर इनवर्स होता है फार IR। देन हमने ग्लोबल सोर्स के बारे में क्या देखा था, तो इसमें सिलिकॉन कार्बाइड रॉड का यूज करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। RPHPLC मेथड कंटेन्स रिवर्स्ड फेज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है इसमें, स्टेशनरी फेज इज पोलर, मोबाइल फेज इज नॉन पोलर, स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर एंड मोबाइल फेज इज पोलर, स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर एंड मोबाइल फेज इज नॉन पोलर, स्टेशनरी फेज इज पोलर एंड मोबाइल फेज इज ऑल्सो पोलर। तो क्या होता है रिवर्स्ड फेज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, तो रिवर्स्ड फेज में हमने क्या देखा था, स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होता है, मोबाइल फेज होता है पोलर। कौन से ऑप्शन में है चेक कीजिए, तो स्टेशनरी फेज इज पोलर, स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर, मोबाइल फेज इज पोलर, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है ये, हमने देखा था ना, इसमें स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होती है, तो नॉन पोलर कंपाउंड्स को स्टेशनरी फेज रिटेन करता है एंड ये बाद में इल्यूट होते हैं। मोबाइल फेज पोलर होता है, सो पोलर कंपाउंड्स पहले इल्यूट होते हैं एंड इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज ए वैल्यू ऑफ मोलैरिटी, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, एग्जैक्ट पीएच वैल्यू, नॉर्मेलिटी। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो होता क्या है ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच एट विच मॉलिक्यूल्स हैज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे मॉलिक्यूल्स पे चार्ज नहीं होता। एट दिस पीएच जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो जाएगा ए वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट पीएच वैल्यू, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है, तो यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है ना मोलैरिटी, एंड मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय m, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये मोलैरिटी पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। देन एक होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, तो ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन व्हाट इज नॉर्मेलिटी, तो ये होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। एंड नॉर्मेलिटी इज ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा यूनिट क्या होता है नॉर्मेलिटी का, तो ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये सभी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following separations is not possible by using electrophoresis? Carbohydrates, nucleic acids, proteins or lipids. Separations not possible by using electrophoresis. तो क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इसमें सेपरेशन होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस पे, एंड बिकॉज इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर होता है, सो सेपरेशन ऑफ लिपिड्स इज नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। A mass spectrometer bombards molecules with a high energy electron beam in vapor phase, solid phase, liquid phase, colloidal phase। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने देखा था ना, इसमें मॉलिक्यूल को आयनाइज करते हैं, मॉलिक्यूल को गैसियस फेज में कन्वर्ट करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं ना, बम्बार्डिंग द सैंपल विथ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। सो वेपर फेज हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। A mass spectrometer bombards molecules with a high energy electron beam in vapor phase। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एडजॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, एफिनिटी। क्या होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था ना, हमने देखा था ना प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल हमने देखा था एडजॉर्प्शन, एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी का पार्टीशन देखा था ना, कौन से ऑप्शन में है, तो एडजॉर्प्शन,
टीएलसी का प्रिंसिपल है। पार्टीशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी, हमने देखा था ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज दोनों लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एनिलीन, क्लोरोफॉर्म। किसका होता है हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? तो हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स इनमें से कौन है हाईली पोलर? कौन है इनमें से हाईली पोलर? तो हाईली पोलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं? तो कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइन एंड एन एसिड ग्रुप, जिनमें अमाइन एंड एसिड ग्रुप होता है वो कंपाउंड्स होते हैं आपके हाईली पोलर। तो अभी ऑप्शंस में चेक करो, एनिलीन क्या होता है? तो C6H5NH2 होता है ना एनिलीन, इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है एंड ये यहाँ पे होता है आपका अमाइन ग्रुप एंड अमाइन ग्रुप होता है पोलर इन नेचर। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इनमें से एनिलीन हैज हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इन गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी इज? जीएससी में कौन से प्रिंसिपल से सेपरेशन होता है? जेल परमिएशन, एडजॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी इज? तो जो गैस क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें एक तो आता है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड एक आता है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल होता है एडजॉर्प्शन एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल होता है पार्टीशन। पेपर क्रोमेटोग्राफी का भी प्रिंसिपल हमने देखा था ना, पार्टीशन होता है। तो अभी यहाँ पे क्या पूछा है? गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, तो गैस सॉलिड एडजॉर्प्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये पार्टीशन होता है प्रिंसिपल ऑफ गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। देन पेपर क्रोमेटोग्राफी का भी प्रिंसिपल होता है ये। पेपर क्रोमेटोग्राफी किस में देखा हमने? लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में। देन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में गैस क्रोमेटोग्राफी के डिटेक्टर्स देखे थे। कौन से डिटेक्टर्स होते हैं? तो आर्गॉन आयनाइजेशन डिटेक्टर, देन इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, देन हमने देखा फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, और कौन सा देखा था? तो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, ये कैथेरोमीटर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज द मेथड ऑफ चॉइस फॉर सेपरेशन ऑफ मेटल्स, फैटी एसिड्स, स्टेरॉल्स, शुगर्स। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी किसकी सेपरेशन में यूज करते हैं? तो मेटल्स के लिए इसका यूज करते हैं। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ मेटल्स, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following techniques separate charged particles using electric field? Hydrolysis, distillation, electrophoresis, crystallization. किसका यूज करते हैं टू सेपरेट चार्ज पार्टिकल्स यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड? तो शायद ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस में कौन सी टेक्निक में सेपरेशन होता है? हमने क्वेश्चन देखा था ना, लिपिड्स आर नॉट सेपरेट यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, बिकॉज इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट चार्ज्ड पार्टिकल्स यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इन टीएलसी सिलिका जी इज यूज्ड एज कोटिंग मटेरियल। जी मीन्स, सिलिका जी में जी का मतलब क्या होता है? जिलेटिन एंड यूज्ड टू इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी ऑफ सिलिका, जिलेटिन एंड यूज्ड एज ए बाइंडर, gypsum and used to improve solubility of silica, gypsum and used as a binder। क्या होता है सिलिका जी में? जी मीन्स जिसका यूज करते हैं टीएलसी में, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। तो इसमें जी का मतलब होता है जिप्सम, जी होता है जिप्सम एंड इसका यूज करते हैं एज ए बाइंडर एंड एड्सॉर्बेंट। तो कौन से ऑप्शन में है जिप्सम? तो जिलेटिन, जिलेटिन, जिप्सम एंड यूज टू इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी ऑफ सिलिका, gypsum and used as a binder। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथेरोमीटर इज ऑल्सो नोन एज। तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, बहुत बार हमने डिस्कस किया कैथेरोमीटर क्या होता है। तो कैथेरोमीटर फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, देन आर्गॉन आयनाइजेशन डिटेक्टर, गैस क्रोमेटोग्राफी के डिटेक्टर्स होते हैं ना ये। एंड एक कैथेरोमीटर होता है थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कैथेरोमीटर इज ऑल्सो नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स हैज द हाईएस्ट यूवी कट ऑफ एरिया। इनमें से कौन से सॉल्वेंट का होता है हाईएस्ट यूवी कट ऑफ एरिया। एसिटोनाइट्राइल, वाटर, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म। सॉल्वेंट हैज द हाईएस्ट यूवी कट ऑफ एरिया। तो इनमें से हाईएस्ट यूवी कट ऑफ एरिया होता है क्लोरोफॉर्म का। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू गैस क्रोमेटोग्राफी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इनमें से अबाउट गैस क्रोमेटोग्राफी। तो इन गैस क्रोमेटोग्राफी द सैंपल टू बी टेस्टेड मस्ट बी वोलेटाइल। करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये? तो ये करेक्ट है ना, सैंपल टू बी टेस्टेड मस्ट बी वोलेटाइल। वोलेटाइल होना चाहिए सैंपल इन गैस क्रोमेटोग्राफी। देन इन गैस क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज कुड बी ए गैस। गैस क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज गैस हो सकती है। करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो मोबाइल फेज गैस हो सकती है ना गैस क्रोमेटोग्राफी में, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। देन गैस क्रोमेटोग्राफी इज डन एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे होता है क्या गैस क्रोमेटोग्राफी? तो नहीं होता। सो यही हो जाएगा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन इन गैस क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज लो वोलेटाइल लिक्विड एब्जॉर्ब्ड ऑन ए सॉलिड सपोर्ट। तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, और क्या देखा था हमने गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में? तो डिटेक्टर्स के बारे में देखा था ना, कौन से होते हैं? तो कैथेरोमीटर जो होता है थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, देन होता है फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, देन इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, देन आएगा आर्गॉन आयनाइजेशन डिटेक्टर। ये सब हमने देखे थे ना डिटेक्टर्स इन गैस क्रोमेटोग्राफी। देन हमने देखा था ना गैस क्रोमेटोग्राफी में एक तो होती है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड दूसरा होता है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। गैस सॉलिड का प्रिंसिपल होता है एड्जॉर्प्शन एंड गैस लिक्विड का प्रिंसिपल होता है पार्टीशन। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बॉन्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय बियर्स लॉ, फिक्स लॉ, हुक्स लॉ, पास्कल्स ट्रायंगल। द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बॉन्ड किससे कैलकुलेट होता है? तो इसके लिए हुक्स लॉ का यूज करते हैं ना, हुक्स लॉ। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। वैल्यू ऑफ द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बॉन्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय हुक्स लॉ। एंड ये जो वैल्यू होता है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का, ये डिपेंड होता है ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस्ड मास। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, एंड अगर रिड्यूस्ड मास डिक्रीज होता है तो वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पॉट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन ए पेपर क्रोमेटोग्राम द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इज। कौन सी मेथड का यूज करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पॉट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन ए पेपर क्रोमेटोग्राम? यूवी लाइट, स्प्रे विथ सेरिक सल्फेट, स्प्रे विथ निनहाइड्रिन, यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप टेक्निक फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्पॉट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन ए पेपर क्रोमेटोग्राम। क्या यूज करेंगे? तो इसके लिए यूज करते हैं स्प्रे विथ निनहाइड्रिन का। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Spray with ninhydrin is most widely used method for detection of spots of amino acids on a paper chromatogram. चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज इज सॉलिड, लिक्विड, गैस और नन। क्या होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज? तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज होता है आपका सॉलिड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The factor on which the wave number of absorption depends in infrared spectroscopy is or are inductive effect, mesomeric effect, field effect, all of the above. Factor on which the wave number of absorption depends in infrared spectroscopy. तो इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड फील्ड इफेक्ट इन तीनों पे डिपेंड होता है वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन। किसमें? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। How many NMR signals are formed for 2 chloropropene? 1, 2, 3 और 4। कितने NMR सिग्नल्स मिलेंगे 2 क्लोरोप्रोपिन के? तो क्या होता है 2 क्लोरोप्रोपिन? C3H5Cl होता है ना 2 क्लोरोप्रोपिन। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो ये यहाँ पे Cl ग्रुप होता है, ये CH3 ग्रुप होता है, देन यहाँ पे CH2 ग्रुप होता है। ये ऐसे होता है ना इसका स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे CH2 हो गया, ये यहाँ पे CH3 होता है। ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपिन एंड यहाँ पे ये क्लोरीन ग्रुप है। सो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिस प्रोटॉन शो वन सिग्नल एंड दिस प्रोटॉन शोज अनदर सिग्नल।
तो ये 2 सिग्नल्स हो गए, एंड इस CH3 ग्रुप का एक सिग्नल, तो 3 सिग्नल्स हो गए। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 3 NMR सिग्नल्स आर फॉर्म्ड फॉर 2 क्लोरोप्रोपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयोडीन वेपर्स फॉर TLC आर यूज्ड टू डिटेक्ट स्टेरॉइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वोलेटाइल कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। आयोडीन वेपर्स फॉर TLC आर यूज्ड टू डिटेक्ट, किसकी डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं आयोडीन वेपर्स का? तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की डिटेक्शन के लिए इनका यूज करते हैं ना। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following non-aqueous solvents is an example of protophilic solvents? कीटोन, फॉर्मिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एसिटोनाइट्राइल। कौन सा इनमें से प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट? तो क्या होता है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट? तो ये होता है सॉल्वेंट दैट हैव ए बेसिक नेचर एंड रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्वेटेड प्रोटॉन्स। इनका बेसिक नेचर होता है एंड ये रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ टू फॉर्म सॉल्वेटेड प्रोटॉन्स। इन्हें बोलते हैं प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स। एंड इनमें से कौन सा है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट? तो कीटोन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिग्नल्स इन CH3, CH2O, CH2, CH3 इन NMR स्पेक्ट्रम। क्या है ये? तो ये डाइथाइल ईथर होता है ना, डाइथाइल ईथर होता है ये। CH3, CH2O, CH2, CH3 डाइथाइल ईथर। मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल्स पूछा है यहाँ पे NMR स्पेक्ट्रम में। 2 triplets, 1 triplet and quartet, 2 singlets, 2 singlet and 2 triplets. Write the multiplicity of the signals in diethyl ether in NMR spectrum. तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सिग्नल्स डिस्कस किए थे डाइथाइल ईथर के। हमने देखा था ना, ये CH3, CH2, देन O, CH2, CH3। ये दो CH3 मॉलिक्यूल्स मैग्नेटिकली एंड केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं। सो ये एक पीक देते हैं, ये एक सिग्नल देते हैं। देन ये दो CH2 मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो इक्विवेलेंट, तो ये भी एक पीक देंगे, एक सिग्नल देते हैं। तो CH3 का एक एंड CH2 का एक, 2 पीक हो गए, 2 सिग्नल्स हो गए। इसमें 2 टाइप्स के हाइड्रोजन है ना, एक CH3 वाला एंड एक CH2 वाला। तो 2 टाइप के सिग्नल्स आते हैं, 2 पीक्स आते हैं। तो यहाँ हमें मल्टीप्लिसिटी पूछा है, तो ये CH2 प्रोटॉन्स एक क्वार्टेट देंगे एंड ये CH3 शो कराते हैं ट्रिपलेट। तो एक ट्रिपलेट एंड एक क्वार्टेट कौन से ऑप्शन में है? तो 2 ट्रिपलेट्स, 1 ट्रिपलेट एंड क्वार्टेट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following material is not used in the stationary phase of size exclusion chromatography? इनमें से किसका यूज नहीं करते इन द स्टेशनरी फेज ऑफ साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी? डेक्स्ट्रान, अगारोज, पॉलीएक्रिलामाइड, पॉलीविनाइल अल्कोहल। नॉट यूज्ड इन द स्टेशनरी फेज ऑफ साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी। तो हमने देखा था ना, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी में आता है जेल फिल्ट्रेशन एंड जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें सेपरेशन होता है साइज की बेसिस पे। लार्जर मॉलिक्यूल्स फर्स्ट इल्यूट होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाद में इल्यूट होते हैं। एंड इसमें पॉलीविनाइल अल्कोहल का यूज नहीं करते इन द स्टेशनरी फेज। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी पॉलीएक्रिलामाइड, एगारोज, डेक्स्ट्रान इन सब का यूज करते हैं इन द स्टेशनरी फेज ऑफ साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a linear molecule such as HCl, the number of modes of vibration are 1, 2, 3 और 0। तो कितने नंबर्स ऑफ मोड्स होते हैं वाइब्रेशंस के फॉर लीनियर मॉलिक्यूल? तो इसका फॉर्मूला होता है ना, लीनियर के लिए होता है 3n-5 एंड नॉन लीनियर के लिए होता है 3n-6। तो यहाँ पे पूछा HCl का, इसमें हाइड्रोजन एंड क्लोरीन प्रेजेंट होता है, 2 एटम्स होते हैं, तो n इज इक्वल टू 2। लीनियर के लिए है 3n-5, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 -5, 6 -5, 1। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट डी शील्डिंग इफेक्ट? इनमें से किसका है हाईएस्ट डी शील्डिंग इफेक्ट? इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड, इथाइल आयोडाइड। हैविंग हाईएस्ट डी शील्डिंग इफेक्ट। तो डी शील्डिंग क्या होता है? तो डाउन फील्ड होता है ना डी शील्डिंग, एंड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी शील्डिंग। मीन्स कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव हाईएस्ट डेल्टा वैल्यू। तो यहाँ पे किसकी है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाईएस्ट डेल्टा वैल्यू? तो ये होती है इथाइल फ्लोराइड की। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर।
इथाइल फ्लोराइड हैज हाईएस्ट डीशिल्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच वन विल इल्यूट फर्स्ट? द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल, द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है ना, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन होता है साइज की बेसिस पे। तो लार्जर मॉलिक्यूल फर्स्ट इल्यूट होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल बाद में इल्यूट होते हैं। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल विल इल्यूट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी द पेयर ऑफ आइसोमर्स विच कैनॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इज और आर? सिस ट्रांस आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, enantiomers, position isomers. In IR spectroscopy, the pair of isomers which cannot be distinguished. इनमें से किसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो enantiomers को सेपरेट नहीं कर सकते ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी सिस ट्रांस आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स एंड पोजिशनल आइसोमर्स के डिफरेंट वेव नंबर्स होते हैं, सो वी कैन डिस्टिंग्विश देम। ये enantiomers होते हैं पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर एंड enantiomers कैनॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी द केमिकल शिफ्ट वैल्यू इज 10 ppm, देन द कंपाउंड हैविंग डैश इफेक्ट, डी शील्डिंग और डाउन फील्ड, शील्डिंग और अप फील्ड, NOE इफेक्ट, न्यूक्लियर ओवरऑसर इफेक्ट और नन? In NMR spectroscopy, the chemical shift value is 10 ppm, then the compound having dash effect. तो chemical shift क्या होता है? तो डेल्टा वैल्यू होता है ना, तो डेल्टा वैल्यू 10 ppm है। एंड हमने देखा था ना, प्रोटॉन्स हैविंग हायर डेल्टा वैल्यू, प्रोटॉन्स हैविंग हायर केमिकल शिफ्ट वैल्यू आर डी शील्डेड और डाउन फील्ड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। जिनका केमिकल शिफ्ट वैल्यू ज़्यादा होता है वो डी शील्डेड और डाउन फील्ड होते हैं। यहाँ पे 10 ppm है, सो डी शील्डिंग और डाउन फील्ड। अप फील्ड क्या होता है? तो इनिशियल स्टेज ऑफ केमिकल शिफ्ट 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, इतना अगर डेल्टा वैल्यू होता है तो अप फील्ड और शील्डिंग होते हैं प्रोटॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड एज आयन एक्सचेंज? क्रॉस लिंक पॉलिस्ट्रीन, कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज, क्रॉस लिंक पॉलीमिथाक्राइलेट, ऑल ऑफ द अबव? पॉलीमर यूज्ड एज आयन एक्सचेंज, तो इन सब का यूज करते हैं एज आयन एक्सचेंज। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्रॉस लिंक पॉलिस्ट्रीन, कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज एंड क्रॉस लिंक पॉलीमिथाक्राइलेट, इन सब पॉलीमर्स का यूज करते हैं एज आयन एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी NMR सिग्नल्स आर फॉर्म्ड फॉर 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन? तो कितने NMR सिग्नल्स मिलेंगे 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन के? तो क्या होता है 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन? C3H6Cl2। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? तो ये यहाँ पे H, ये यहाँ पे H, ये यहाँ पे H, CH3 हो गया। देन ये यहाँ पे H आएगा, ये यहाँ पे H आएगा, एक H यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे Cl एंड Cl। ये हो गया 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। एंड यहाँ पे ये Cl ग्रुप प्रेजेंट है, क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है। So these three protons gives one signal, then this proton give one signal, then this proton gives one signal and this proton gives one signal. तो 1, 2, 3 and 4 सिग्नल्स मिलेंगे। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन गैस क्रोमेटोग्राफी विच डिटेक्टर इज प्रेफर्ड ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ ड्रग्स कंटेन हैलोजेंस? फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर और फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर। डिटेक्टर प्रेफर्ड ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ ड्रग्स कंटेनिंग हैलोजेंस, तो इसके लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर का। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर इज प्रेफर्ड ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ ड्रग्स कंटेनिंग हैलोजेंस। ठीक है, इस थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर के बारे में हमने क्या देखा था? इट इज ऑल्सो नोन एज कैथेरोमीटर बोलते हैं ना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द रीजन बिलो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन, ओवरटोन रीजन, ऑल ऑफ द अबव? द रीजन बिलो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स क्या बोलते हैं इसे? तो 4000 से लेके 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है आपका फंक्शनल ग्रुप रीजन, एंड 1500 से लेके 600 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है फिंगरप्रिंट रीजन। तो कौन से ऑप्शन में है?
तो फिंगरप्रिंट रीजन ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फंक्शनल ग्रुप रीजन 4000 to 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, फिंगरप्रिंट रीजन 1500 to 600 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, octadecil carbon chain C18 bonded silica column is used in dash chromatography, normal phase, reverse phase, ion exchange, size exclusion। octadecil carbon chain bonded silica column कौन सी क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं? तो इसे रिवर्स फेज में यूज करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना, रिवर्स फेज में आपका स्टेशनरी फेज होता है नॉन पोलर, एंड इसमें C18 बॉन्डेड सिलिका कॉलम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पार्टिकल्स ऑफ स्टेशनरी फेज ऑफ रिवर्स्ड फेज HPLC कॉलम्स आर कंपोज्ड ऑफ सिलिका, एल्यूमिना, कार्बन बॉन्डेड सिलिका, पॉलीएक्रिलामाइड। पार्टिकल्स ऑफ स्टेशनरी फेज ऑफ रिवर्स्ड फेज HPLC कॉलम्स। तो अभी देखा ना हमने, रिवर्स फेज में कार्बन बॉन्डेड सिलिका कॉलम्स का यूज करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Particles of stationary phase of reversed phase HPLC columns are composed of carbon bonded silica। रिवर्स फेज में स्टेशनरी फेज क्या होता है? नॉन पोलर। एंड मोबाइल फेज क्या होता है? तो पोलर। एंड इसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है आपके नॉर्मल फेज में। इसमें स्टेशनरी फेज होता है पोलर एंड मोबाइल फेज होता है नॉन पोलर। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी अपकमिंग FDA एंड RRB एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें अभी तक के पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।